Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a revision session of banking and insurance and before starting your lecture hopefully आप लोग सबका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्यूशन है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बट अभी जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज़ टू रिवाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस थोरोली, क्योंकि इसके मैं ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ तो इसका एग्ज़ाम भी आप लोग का अच्छा जाना चाहिए। वो एग्ज़ाम कैसा गया अच्छा नहीं गया वो मैटर नहीं करता राइट नाउ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का ये आपका मटेरियल रेफरेंस मटेरियल है सोल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से गिवन है और इसमें कुछ कंटेंट है जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर बता रखा है। इसको देखो, स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, डिपॉजिट एंड एडवांस, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग, क्रेडिट डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सब कुछ सिलेबस गिवन है। मैं वन बाय वन एक एक डिटेल में डिस्कस नहीं कराऊंगी, बस एक आपको थोरोली रिवीजन करवाऊंगी और डिटेल में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। तो लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का क्या मेन रोल है? तो देखो इम्पॉर्टेंट रोल तो है क्योंकि हम डिपॉजिट अपने बैंक्स में जमा करते हैं और क्रेडिट अवेल करते हैं इकनॉमी के अंदर। हमारा जो पूरा इकनॉमी का सक्सेस और फेलियर होने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है बैंकिंग सेक्टर। अगर ये कोलैप्स होता है तो हमारा पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे टाइप्स के डिपॉजिट्स और फंड से बना हुआ है। अच्छा, उसके अंदर ये क्या आता है? देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग का मतलब है कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लैंड करना, ये मेन मकसद होता है। आपको बोरो करवाना लोगों को और उनकी बोरिंग्स को अपने पास रखना। ठीक है, तो जो हम डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट जमा करवाते हैं उस पर हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं और जो बैंक में लोन के लिए अप्रूवल लेते हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये दो मेन मकसद हैं बैंकिंग के। फिर देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से हम एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट। अच्छा, कुछ हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी आप लोग करके जाओगे क्योंकि आप लोग पता नहीं नोटिस कर रहे हो कि नहीं, बट मैंने जो पिछले 2 एग्ज़ाम गए हैं उससे नोटिस ये किया है कि यूनिट 1 से तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चों आप लोग का। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से एक क्वेश्चन बना ही बना था और एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आपके क्रिटिसिज्म पूछे थे, आप लोगों ने नोटिस किया पता नहीं, लेकिन यूनिट 1 से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो इसकी डेवलपमेंट से या इसकी हिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। The history of banking dates back to 13th century when the first bill of exchange was used as money in medial trade। अब इसमें देखो सबसे पहले कब आया था ये, इसका सबसे पहले बैंकिंग 1640 से चल रहा है। सबसे जो पहला बैंक था दैट इज़ बैंक ऑफ वेनिस जो कि इटली में 1157 में आया था। फर्स्ट बैंक इंडिया में जो आया था दैट इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया था। ठीक है, ये सारे हैं। मर्चेंट बैंक की भी डिस्कशन की हुई है इन्होंने, मर्चेंट बैंक भी आया था। फिर नेक्स्ट स्टेज जो हुई थी ग्रोथ के अंदर वो बैंकिंग गोल्ड स्मिथ की तरह काम करता था। गोल्ड स्मिथ मीन्स द बिजनेस ऑफ गोल्ड स्मिथ वॉज सच दैट ही हैड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट थेफ्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड और ज्वेलरी के लिए हम बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते थे और वैल्यूएबल असेट के एविडेंस के तौर पे भी हम बैंकिंग सिस्टम को एट दैट टाइम यूज़ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात की गई है बच्चों। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम हो गया आपका, जो लोग आसानी से लोन दे देते हैं लेकिन इंटरेस्ट जो होता है ना वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। पहले के टाइम पे ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि क्या होता है, ज़मींदार्स वगैरह हो गए या आपके मनी लैंडर्स हो गए, वो आपको इजीली अवेल तो करा देंगे लोन,
ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा चार्ज करते थे। ठीक है, और कोलेटरल सिक्योरिटी वो इतनी नहीं मांगते थे। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करोगे, जैसे बैंक वगैरह हो गए जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बहुत वो करते हैं और कोलेटरल सिक्योरिटी भी ज़्यादा मांगते हैं, जो कि उस टाइम पे फार्मर्स वगैरह नहीं कर पाते थे। तो एट दैट टाइम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इतना ज़्यादा फेमस नहीं था एज़ कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ पे औरंगज़ेब की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुंडी, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर हुंडी को एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। ठीक है, इट विल नॉट बी इंडिकेटेड ऑन इट्स फेस वैल्यू वेदर द ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वैल्यूएबल कंसिडरेशन और इट इज़ मैरिली एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एकोमोडेशन। म्यूचुअल मीन्स आप मुझे कुछ दे दो, उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगी, तो वो हो गया म्यूचुअल कंसिडरेशन। फंक्शंस ऑफ बैंक आप अच्छे से करके जाओगे। फंक्शंस ऑफ बैंक का मतलब है कि बैंक कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। ये पहले तो सेक्शन कौन से में आता है, ये मेन नहीं है, लेकिन अगर लर्न कर लोगे तो आपका एक वेटेज बढ़ेगी आपके आंसर को फ्रेम करने की। दो कैटेगरी इन्होंने बता दी, कौन कौन सी, देखो एक तो बोल दी एजेंसी और एक बोल दी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी के अंदर क्या बोल रहे हैं कि एजेंसी में वेरियस कलेक्शन करना वेरियस आइटम्स की, अंडरटेक गवर्नमेंट बिजनेस, पेंशन, टैक्स कलेक्ट करना, लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है ना बच्चों, जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना तो हमें एविडेंस के तौर पे ये दिखाना पड़ता है, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं कि हाँ भाई हम आज नहीं तो कल आपकी पेमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे तो बैंक करेगा। ठीक है, बैंक एज ए गारंटर वहाँ पे रोल प्ले करता है, तो वो लेटर ऑफ रेफरेंस हो गया। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, ये भी कौन कौन काम करता है, बैंक, गवर्नमेंट का एजेंट भी है बैंक। और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का खरीदना बेचना, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना, ये भी हमारा बैंक का काम है। ट्रस्टी है बैंक, क्योंकि मैं बैंक में पैसा अपना क्यों जमा कराऊंगी, एक तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ पे रिस्क सबसे कम होता है, और वहाँ पे ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का रोल प्ले करता है आपका बैंक। नेक्स्ट इज रेमिटेंसेस ऑफ बैंक। रेमिटेंसेस ऑफ बैंक का मतलब बैंक ऑल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। एक जगह से दूसरी जगह पे भी हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपका ड्राफ्ट वगैरह है, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी वगैरह हो गया, जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस करा रखे हैं। जो डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड कर रखे उसको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो आप वहीं से गो थ्रू करना। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल कराना, बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना, आपका ग्राफ जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है घट रहा है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में हेल्प करना, रेफरी का काम करना। रेफरी का मतलब थर्ड पार्टी के लिए। इफ़ डिजायर्ड बाय द कस्टमर द बैंक कैन बी अ रेफरी who could be referred by third party for seeking information regarding the फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे कि अभी बताया ना, कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस बताता है कि ये कस्टमर लॉयल है कि नहीं। अंडर राइटर का रोल प्ले करता है, मीन्स अंडर राइटर मीन्स, मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th में आई थिंक सो वो चैप्टर होता है। उसके अंदर क्या था कि जब आप बिल बैंक से डिस्काउंट कराते हैं ना, तो बिल कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक कट करके आपको वो अमाउंट दे देता है। ठीक है, तो वो जो अमाउंट कट कर रहा है ना, वो कमीशन चार्ज कर रहा है, एक तरीके से अंडर राइटर का रोल प्ले कर रहा है। ट्रैवलर्स चेक क्रेडिट कार्ड आपको फैसिलिटी देता है, गिफ्ट चेक्स देता है आपको। ठीक है, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और मर्चेंट बैंक सर्विस, आजकल तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह भी बैंक आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने सबसे पहले जो सेक्टर की बात की गई है दैट इज़ कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग टिपिकली सर्व्स द फाइनेंशियल नीड ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज। क्या होता है, एक इंडिविजुअल को तो इतने लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब आप एक फर्म के बेसिस पे बात करते हो या आप एक इंडस्ट्री के बेसिस पे बात करते हो, तो वहाँ पे जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो लोन प्रोवाइड करता है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, और द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ईयर मार्क प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर मैंने बता रखा है आपको लेक्चर के अंदर। प्रायोरिटी सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, जहाँ पे
बैंकों को प्रायोरिटाइज्ड किया जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर से ना आपको इतनी इनकम जनरेट होने के चांसेस नहीं होते एज़ कम्पेयर टू कौन से सेक्टर से, एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल वगैरह से। तो क्या करते हैं, जब प्राइवेट के हाथों में था ना हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, तो प्राइवेट वाले लोग एग्रीकल्चर वगैरह में नहीं लोगों को लोन देते थे, क्योंकि वहाँ से इंटरेस्ट, वहाँ से पेमेंट रिसीव होने के चांसेस कम थे। तो जब ये पब्लिक में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे ये ध्यान दिया गया कि आप प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाओगे, सो दैट कि जो बैंक्स, जो इंडिविजुअल्स या जो फार्मर्स वगैरह बैंक अवेल नहीं करा पाते लोन, उन लोगों को भी लोन अवेलेबल हो सके। तो फीचर्स क्या क्या हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्व्स द नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट दोज हैविंग अ लीगल एंटिटी, they offer business current account, make commercial loans, participate in syndicated lending and are active in interbank to borrow land। कुछ सर्विसेज देता है कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर, इंक्लूड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए हैं उसमें पहले भी बताया कि वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो कि इंडस्ट्री वगैरह या फर्म्स वगैरह, कंपनीज वगैरह होल्ड करके रखती है लिक्विड असेट्स में। क्यों? क्योंकि भाई डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल चाहिए, डेली बेसिस पे वेजेस पे करनी है, तो उसके लिए कुछ पैसा होल्ड करके रखती है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विस वो प्रोवाइड करता है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, जितना आपके अकाउंट में होगा उससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड करके देगा। बिल डिस्काउंटिंग, प्रोजेक्ट फंड्स फाइनेंसिंग, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों कि जब भी आप कभी बैंकिंग सेक्टर की बात करते हो या आप फर्म वगैरह की बात करते हो, तो उसके अंदर आपने ये ध्यान दिया होगा कि उसमें एक कैश होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मींस या तो आप इतना होल्ड करके रखो कैश कि आपको कमी भी ना हो, शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी ना हो, और अगर आप इतना ज़्यादा होल्ड करके रखोगे, कम भी नहीं पड़नी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप उस पैसे को जो एक्स्ट्रा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो कहीं पे इन्वेस्ट करके वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो। तो जो कैश मैनेजमेंट है ये भी आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग बताता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फाइनेंसिंग ये भी बताएगा कहाँ पे आपको फाइनेंस करना चाहिए। और रिसिप्ट ऑफ मनी, हैंडलिंग फॉरेन करेंसी को हैंडल करना। और चेंजेस, हैजिंग चेंजेस क्या होता है, देखो एक मार्केट में किसी भी शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरी मार्केट में कम है, तो क्या करते हैं, जहाँ से कम होता है लोग वहाँ से परचेज करते हैं, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे बेच देते, तो वो क्या होगा, एक तरीके से चेंजेस हो गई। तो वो भी ये ध्यान रखते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विस के अंदर ये भी आता है। रिटेल बैंकिंग सर्विस में क्या आता है, विद अ जंप इन इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट नेवर रियली टुक ऑफ टू अ नेसेंट सर्विस सेक्टर, बैंकिंग एज अ होल इज अंडरगोइंग अ चेंज। एक चेंज में लेके आ रहा है। रिटेल बैंकिंग इज अ टिपिकल मास मार्केट बैंकिंग। देखो यहाँ से समझते हैं क्या कह रहे हैं ये। देखो रिटेल बैंकिंग एक टिपिकल मास मार्केट बैंकिंग है इन विच इंडिविजुअल कस्टमर यूज लोकल ब्रांचेस, मीन्स छोटी छोटी लोकल ब्रांचेस या लार्जर कमर्शियल बैंक को प्रीफर किया जाता है रिटेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग है दैट प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विस टू कस्टमर। मैनी पीपल बहुत डायरेक्ट सर्विस देती है। कुछ लोग जो है विद बैंक अकाउंट हैव देयर अकाउंट एज रिटेल बैंक एंड बैंक दैट ऑफर रिटेल बैंकिंग सर्विस में ऑल्सो हैव मर्चेंट एंड कमर्शियल ब्रांचेस भी होती है। तो ब्रांच के थ्रू आपको वो इशू करा देना, या आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट बैंकिंग के लिए प्रोवाइड करना, ये आपका रिटेल बैंकिंग में आता है। रिटेल बैंकिंग में क्या बोल रखा है, नंबर 1 पॉइंट इज़ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कस्टमर। छोटे छोटे कस्टमर होते हैं लेकिन होते बहुत सारे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ये एक प्रोडक्ट नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जैसे कि फ्लेक्सी डिपॉजिट, कार्ड्स, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ऑटो लोन और ऑफर टू द कंज्यूमर। अब देखो बच्चों, इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। अब आप लोग नोटिस कर रहे होगे कि 3-3 या 5-5 मार्क्स के भी आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है उसमें रिटेल बैंकिंग पूछ ले या कॉर्पोरेट बैंकिंग पूछ ले, तो एनीवन डजंट नो ना।
तो इसलिए आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। मल्टीपल डिलीवरिंग चैनल मीन्स इंटरनेट के थ्रू, कॉल सेंटर के थ्रू, ये भी अपनी क्या करते हैं, जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर इन्होंने बोला ओरिजिन ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस टू अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट। काफ़ी सारी इसमें डेवलपमेंट देखी गई है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब है कि लिबरलाइजेशन, एलपीजी आई थी तो वहाँ से लिबरल कर दिया गया था आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, तो उसकी बात कर रही है। कॉरपोरेट सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ था। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क बढ़ गया है। रिस्क मतलब रिटेल सेगमेंट में 3 to 4% एज कम्पेयर टू 1 to 2% फ्रॉम द कॉरपोरेट सेगमेंट। यहाँ पे जो रिस्क है वो मिनिमाइज हुआ है, जो रिटर्न है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग प्रोसेस। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आई है, बड़े हैं, और बैंकिंग प्रोसेस ऑटोमेशन क्या मतलब बोल रखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो मशीनरी वगैरह से ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ ओपन बाय न्यू विस्टा फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री एंड रिफाइन इट्स नेचर, स्कोप एंड एक्सटेंट। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प टू इंक्रीज पेनिट्रेशन एटीएम के थ्रू और भी सारी मशीन्स के थ्रू। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ कस्टमर की प्रोफाइल बदलते हैं रिटेल मार्केटिंग के अंदर। मोर एंड मोर पीपल सीम टू हैव एम्ब्रेस्ड द क्रेडिट कल्चर एंड आर डिमांडिंग कंज्यूमर गुड्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, हॉलीडेज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वो सब कहाँ पे आएंगे, रिटेल बैंकिंग के अंदर आएंगे। रूरल बैंकिंग आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नरसिम्हम कमेटी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि रूरल बैंकिंग को हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहिए। तो बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1975 में रूरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, और 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ वर्किंग ग्रुप Narasimham, the Deputy Governor of RBI, to review the flow of institutional credit to the people section to the rural population। और उन्होंने बोला था कि हमें रीजनल रूरल बैंक्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोगों को, जो रूरल पीपल हैं, उनको ज़्यादा रेफ़र कर सके। जैसे कि आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उन्हीं की तरह आरबीआई, आरआरबी भी सर्व की जाएंगी, लेकिन उनका जो मेन काम होगा वो रूरल पीपल के लिए होगा। नीड ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, नए इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये लोग जो थे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स थे, वो उस टाइम पे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक, क्या फ़र्क होता है आरआरबी और कमर्शियल बैंक में? जो आरआरबी होती है इज़ लिमिटेड, आरआरबी लिमिटेड एरिया कवर करती है, 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट। आरआरबी डायरेक्ट लोन देती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, और लैंडिंग रेट जो आरआरबी के होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखो। ऑर्गेनाइजेशन आरआरबी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय स्पॉन्सर बैंक। यूजुअली आप पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा ये स्पॉन्सर होती है और इसको मतलब चलाया जाता है। कैपिटल 5 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल है, इंक्रीज और रिड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट बिलो। 25 लाख से कम नहीं हो सकती, बढ़ घट सकती है, लेकिन 25 लाख से कम नहीं हो सकती। और नाबार्ड भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड थ्रू नाबार्ड। मैनेजमेंट आरआरबी, देखो आरआरबी इतना डिटेल में दे रखा है तो इतना डिटेल में पढ़ के भी जाना। आरआरबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं, जो जनरल सुपरिंटेंडेंट है डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ आरआरबी वेस्ट विद 9 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 9 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इसके अंदर, जो कि किस किस लेवल पे हैं? स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी हैव आल्सो बीन फॉर्म टू हैव यूनिफॉर्मिटी टू अप्रोच ऑफ डिफरेंट आरआरबी। क्या क्या काम है, फंक्शन है आरआरबी के? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और प्राइमरी एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाएगा। और नॉन एग्रीकल्चर के अंदर आपका आर्टिजियन वर्क आ जाएगा, स्मॉल एंटरप्रेनर्स आ जाएंगे इसके अंदर, लोन देना, उनको एडवांस देना, और जो हैंडमेड बनी हुई चीज़ें होती है उनके लिए भी। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ फिनोमिनल आउटरीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन द रूरल पुअर स्टिल डिपेंड अपन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखो क्या होता है कि अभी भी कुछ स्टेजेस पे आप कह सकते हो कि नहीं उनको अवेलेबल हो पा रहा पूरा, तो उस सिनेरियो में माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वेरी पुअर फैमिलीज़
जिनके लिए स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो आपका जो माइक्रो क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ा दिया गया है। होल रेंज ऑफ फाइनेंशियल भी आते हैं इसके अंदर और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में डाल रखी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है बच्चों कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टू प्रोवाइड appropriate financial service to significant number of economical active people in order to finance micro enterprise and non farm income। देख रहे हो। फिर माइक्रो फाइनेंस एक प्रोविजन है जो कि थ्रिफ्ट क्रेडिट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सर्विस देता है एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे से पुअर लोगों को रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि अपने आप ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और वो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन लॉन्च टू कम्बेट द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग पॉवर्टी एट द ग्रास रूट लेवल। स्मॉल कोहेंसिव एंड पार्टिसिपेटिव ग्रुप्स ऑफ द पुअर आर फॉर्म्ड हु रेगुलरली पूल देयर सेविंग। जो थोड़ा पैसा बचाते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर अपने आप ग्रुप्स बन जाते हैं एनजीओ टाइप के, और वो क्या करते हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूशन की तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, लेकिन 10 से 20 लोग होने चाहिए मेंबर ऑफ SHG में, आर सपोज टू मीट रेगुलरली, दैट इज़ वंस अ वीक, एक हफ्ते में मिलेंगे, एक हफ्ते में एक बार तो उनका मिलना तय है। हाउएवर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कराओ ही, करा भी सकते हो और नहीं भी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है। इसके टाइप्स क्या क्या है, LIC इसका टाइप है, जनरल इंश्योरेंस है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, म्यूचुअल फंड्स है और पेंशन फंड्स पोस्ट ऑफिस। तो इसमें से जो आई थिंक सो UTI मैंने डिस्कस नहीं कराया तो उसको पकड़ लेते हैं और उसको समझा देती हूँ। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि स्मॉल इन्वेस्टर को ऑफर करती है शेयर इन इंडियाज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट विद मिनिमम रिस्क रीजनेबल रिटर्न। उनको रिटर्न मिलता है, कब आया था, 1964 में आया था। किस एक्ट के थ्रू आया था, UTI एक्ट 1964 में आया था। और इसका जो मेन काम है वो 1 जुलाई 1964 में शुरू हुआ था। यहाँ से आ जाओ, इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, टू स्टिमुलेट एंड पूल द सेविंग ऑफ मिडल और लो इनकम ग्रुप्स को ये ज़्यादा प्रिफर करता है इसके कामों को, ठीक है। और टू इनेबल द यूनिट होल्डर टू शेयर द बेनिफिट एंड प्रोस्पेरिटी टू रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है उसके लिए भी बोला गया है। और देखो इसके अंदर कितने लोग आते हैं, एक चेयरमैन होता है, 9 दूसरे ट्रस्टी होते हैं जो कि इसके अंदर डीलिंग करते हैं। IDBI 1 ट्रस्टी इज नॉमिनेटेड बाय RBI। एक बार मैंने इसको जस्ट बता दिया है, आप लोग इसको गो थ्रू ज़रूर से करना, क्योंकि अगर आप लोग आप लोग सुन तो रहे हो सारे पॉइंट्स, बाकी आप लोग की रिवीजन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि एक मेरे अकॉर्डिंगली, आई एम नॉट सो मच श्योर, बट मेरे अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन आप लोग को 1 यूनिट से मिल सकता है। लेसन 2 डिपॉजिट एंड एडवांस है। डिपॉजिट एंड एडवांस का मीन्स बैंक का काम होता है आपके जो लोन्स वगैरह हैं, जो आपकी अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना, और क्या करना, अब किस किस फॉर्म में अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। एक तो फिक्स डिपॉजिट की फॉर्मेट में करते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जिसके अंदर जो एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अच्छा खासा होता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप 3 महीने के लिए अपना फिक्स्ड करा रहे हो, 5 साल के लिए करा रहे हो, 10 साल के लिए करा रहे हो, तो उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। फिर उसके बाद करंट अकाउंट, बेसिकली जो कंपनीज़ वगैरह है जिनकी जो ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस पे ज़्यादा होती है, तो वो आपके कौन कराता है, करंट अकाउंट। यहाँ पे फिक्स्ड अकाउंट के बारे में लिखा है, करंट अकाउंट के बारे में लिखा है, करंट अकाउंट इज़ मोर बेनिफिशियल टू दोज हु विड्रॉ सेवरल टाइम्स फ्रॉम द अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, चेक्स को ज़्यादातर विड्रॉ वगैरह किया जाता है वो आपके करंट अकाउंट से ही विड्रॉ किया जाता है। और जो बिजनेसमैन होते हैं आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप विद दैम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो वो करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। सेविंग बैंक्स कौन से होते हैं, जो हम आप लोग यूज़ करते हो, जो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उसमें से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। उसके अंदर ऐसा कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और इस पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट।
ठीक है। और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द मिनिमम बैलेंस मेंटेन ईच मंथ, हर महीने जो आप मिनिमम बैलेंस लेके रख रहे हो उस पर निकालते हैं। मनी मल्टीप्लायर अकाउंट, अब ये सुन लो क्योंकि भाई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी टर्म ज़रूर पूछी जा रही है आप लोगों से पेपर में। मनी मल्टीप्लायर अकाउंट क्या है? द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू डिपॉजिट मनी फॉर मोर मनी एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा मनी कुछ टाइम में पीरियड में। अंडर दिस स्कीम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो रीडिपोजिट, जो आपका इंटरेस्ट है वो भी बार बार जमा किया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर ऑन दिस डिपॉजिट, इसमें ज़्यादा होता है। और डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द एक्यूमुलेटेड मनी आफ्टर, अब इसमें भी कुछ टाइम पीरियड के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द होल अमाउंट आइदर इन लमसम, जो डिपॉजिटर है वो निकाल सकता है पूरी की पूरी अमाउंट, या तो पूरी की पूरी अमाउंट निकाल सकता है या इंस्टॉलमेंट में अकाउंट निकाल सकता है अमाउंट। उसके बाद आता है सो मैनी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसमें से बार बार अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है। प्राइवेट सेविंग अकाउंट भी हो गया और स्पेशल सेविंग अकाउंट भी हो गया। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आर मोर पॉपुलर इन इंडिया। अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट अ रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में कुछ अमाउंट सेव की जाती है ताकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है उस पर, शॉर्ट डिपॉजिट्स पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग। साउंड लैंडिंग का मतलब अगर आपको ऐसा बनना है कि आपको रिस्क वगैरह से बैंक आपको कैलकुलेट करके देता रहे कि आपके उसमें कितना रिस्क वगैरह है, तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग शुड बी फॉलोड बाय बैंकर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एडवांसेस। जब बैंक लोगों को लोन देगा तो वो कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए लोन देगा। क्या क्या? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि कल को जब रिस्क अटैच होगा इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के साथ तो वो पे अप कर सके। सेफ्टी, बैंक को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो वीक बैंक में कंसिडर किया जाता है तो वो वहीं पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट करे जहाँ पे सेफ लगे उसको। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स बैंक को अलग अलग जगह पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं जहाँ पे डाइवर्सिटी मीन्स अगर एक तरफ आपको पॉजिटिव रिजल्ट अगर एक तरफ नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा हो तो एक तरफ पॉजिटिव उसको कोप अप कर ले डाइवर्सिटी में। स्टेबिलिटी मीन्स यहाँ पे देखो कुछ लाइन लिखी है, डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। देखो इसी से क्लियर हो जाएगा। अब अगर मान लो सपोज ये दे के आपको कमेंट दिस स्टेटमेंट, डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट, कमेंट दिस स्टेटमेंट। अब ये दे देंगे तो आप मुझे कमेंट करोगे मैम देखो आपका पढ़ाया हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा इसको पढ़ना, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। रेफरेंस मटेरियल है तो आने के चांसेस तो होते ही हैं। इसका मतलब है कि आपको डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, किसको? बैंक को। फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। प्रॉफिटेबिलिटी, अब नॉर्मल सी चीज़ है, बैंक खुला है तो बैंक क्यों खुला होगा? प्रॉफिट एम के लिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंक को ध्यान रखते हुए काम करना है क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह हो। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एन एडवांस द बैंकर मस्ट इंक्वायर अबाउट द पर्पस ऑफ लोन। लोन का पर्पस क्या है? लोन क्यों ले रहे हैं हम? लोन क्यों ले रहे हैं? अगर बैंक है, बैंक हूँ मैं, तो बैंक लोन क्यों ले रहा है? इफ़ इट इज़ स्पेक्यूलेटिव और अनप्रोडक्टिव, अगर उसका कोई भी पर्पस नहीं है प्रोडक्टिव, मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। लेकिन अगर उसका कोई प्रोडक्टिव पर्पस है तो भी बैंक को अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जब लोन प्रोजेक्ट किया जाता है तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस भी यही कहती है बच्चों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये कहती है कि हमें वहाँ भी लोन प्रोवाइड करना है जहाँ से पेमेंट आने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट देखो। मेथड ऑफ ग्रांटिंग एडवांसेस, एडवांसेस को ग्रांट करने के कई सारे मेथड है। लोन दे दो, कैश क्रेडिट दे दो, ओवरड्राफ्ट दे दो, या बिल्कुल डिस्काउंट करा दो। लोन का मतलब क्या होता है? जब आप लोन प्रोवाइड करते हो बैंक को, शॉर्ट टर्म के लिए दे सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हो। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल तक की बात कर रहे हैं, एक साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कौन सा हो गया? अबाउट 8 to 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं जब हम लोन देते हैं और वहाँ से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ब्रिज लोन एसेंशियली शॉर्ट टर्म लोन दैट आर ग्रांटेड पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ सैंक्शन टर्म लोन।
और कंपोजिट लोन कौन से हो गए, जो कि कैपिटल असेट्स के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए दिए जाते हैं। और कंजम्पशन लोन कौन से हो गए, जो कि हाउस होल्ड्स वगैरह को दिए जाते हैं। कैश क्रेडिट एक अलग मेथड है जिसमें से बैंक एडवांस करता है, लोगों को अमाउंट देता है। द बोरोअर इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडवांस। जनरली द कैश क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड एडुकेट अमाउंट फॉर मीटिंग एसेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। ज़्यादा अमाउंट दी जाती है कैश क्रेडिट के अंदर। कैश क्रेडिट मीन्स द बोरोअर कैश विदड्रॉ द सैंक्शन लोन अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट। बोरोअर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैश क्रेडिट ले सकता है। ओवरड्राफ्ट बैंकर्स देता है लोगों को, जितनी अमाउंट उसके अंदर होती है अकाउंट होल्डर के पास उससे ज़्यादा जब करता है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर कस्टमर को ही देता है, हर कस्टमर को नहीं देता। जिनका अकाउंट वगैरह अच्छा मेंटेन होता है और जिनका एक ट्रस्ट बना होता है बैंकर को, तभी। डिस्काउंट फॉर बिल मैंने बताया, बिल जो होता है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह बिल ऑफ एक्सचेंज एक चेक का रोल प्ले करता है, एक प्रॉमिसरी नोट का रोल प्ले करता है, और एक जो थर्ड होता है दैट इज़ प्रॉमिसरी नोट। 3 रोल होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। ये 3 बिल बैंक के थ्रू डिस्काउंट भी कराए जा सकते हैं। मान लो ए ने बी को, ए एक है एक पर्सन, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है। ए ने बी को सामान दिया उधार पे, बी ने इसको बिल बना के दे दिया। अब बिल पहुंच गया ए के पास, ए जा सकता है बैंक और बैंक से अपना बिल डिस्काउंट करा सकता है। और जब बैंक हो जाएगा, अब यहाँ पे आ गया बैंक क्या कर सकता है, बैंक जब उसकी अमाउंट हो जाएगी तो वो बी के पास आ जाएगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। बैंक क्या करता है, ए को जब अमाउंट देता है, क्योंकि ए तो गया था बैंक के पास कि भाई मेरे पास बिल है, मुझे पेमेंट की ज़रूरत है, मुझे दे दो बिल। तो ये क्या करता है, अगर मान लो 10,000 का पैसा है तो 10,000 में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बाकी अमाउंट ए को दे देगा। और जब 2 महीने 3 महीने जब अब उसका एक्सपायरी डेट आएगी तब वो ए के पास चला जाएगा और बोलेगा कि भाई अब मुझे पेमेंट कर दे, अब टाइम पीरियड ओवर हो गया। तो जितने भी महीने के लिए वो देता है, मान लो 3 मंथ का एक बिल बनाया है, 3 मंथ का बिल बनाया है, तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड के दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 3 ग्रेस पीरियड फॉर आ बिल दिए जाते हैं। फिर सिक्योर एडवांसेस कौन से हो गए, जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग सिक्योरिटीज टू रिकवर द अनपेड अमाउंट ऑफ लोन, अगर अनपेड अमाउंट है तो वो देना। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज़ को क्लासीफाई किया गया एज पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी इंटेंजिबल हो गए, जैसे कि बिल्स वगैरह हो गए, प्रॉमिसरी नोट हो गए। टेंजिबल सिक्योरिटी जैसे कि जिसको आप टच कर सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइमरी सिक्योरिटीज़ हो गए, जब फर्स्ट टाइम आपने, दीज आर दोज सिक्योरिटी और एसेट विच आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस, बैंक जो देता है, मशीनरी खरीद ली मैंने, इक्विपमेंट खरीद लिए। कोलेटरल सिक्योरिटी कौन सी होती है, जो एट द टाइम ऑफ लोन दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि भाई इतने की तो अमाउंट रिसीव हो ही जाएगी। क्रेडिट चार्जेस कौन से होते हैं, लाइन देखो, लाइन क्या होता है, लाइन का मतलब वो राइट जो कि क्रेडिटर के पास होता है। अगर सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए होंगे और बोला होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो कोलेटरल सिक्योरिटी दो, तो मैंने कितने लाख का लोन लिया, मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया और मैंने उसके कोलेटरल सिक्योरिटी में 8 लाख का या 7 लाख का ना, 7 लाख की एक मशीनरी को गिरवी रख दिया, दैट इज़ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अब भाई बैंक के पास पूरा राइट है, मैंने लोन पे नहीं कर पाया तो ही हैड अ राइट, बैंक हैड अ राइट, जिसको हम लाइन कहते हैं, कि वो 7 लाख की जो मशीनरी है वो चुपचाप बिना कहे उठा के ले जाएगा। अच्छा, चुपचाप तो नहीं उठाता, नोटिस वोटिस बहुत सारा प्रोसीजर होता है उसका, लेकिन वो जो फीचर होता है वो लाइन कहलाता है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी अपने पास रख सकता है। और इसके अंदर जो बोरोवर हैज़ अ गिवन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन देगा, ठीक है, फ्री फ्रॉम चार्ज। फिर उसके बाद दैट हैड नो चार्ज विल बी क्रिएटेड नॉर विल बी बोरोवर डिस्पोज ऑफ दोज असेट्स। फिर प्लेज का मतलब क्या होता है, चूँकि सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, कुछ ना कुछ आप गिरवी रखते हो। प्लेज एक बेलमेंट है गुड्स का, बेलमेंट है गुड्स का मतलब अगर मैं ये नहीं कर पाई तो इतनी चीज़ आप रख सकते हो।
वो इस टाइप का होता है कि इतने टाइम तक आप रख सकते हो। जैसे गोल्ड हो गया ना, मैं अपने गोल्ड आपके पास गिरवी रख के जा रही हूँ और 5 लाख की मेरी गोल्ड है और मैं इतने टाइम तक आपको पेमेंट कर दूँगी। तो अगर इतने टाइम तक पेमेंट नहीं करूँगी तो वो मेरा प्लेज आएगा। प्लेज के अंदर 2 पार्टी होती है, एक पॉनर होता है, एक प्लेजियर होता है। जो गुड्स होता है कैन बी प्लेज्ड बाय ऑनर अ जॉइंट ऑनर विद द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ऑनर्स। बैंक कैन रिटेन गुड्स, अपने पास रख सकता है, ठीक है, और फिर उसको वो अपनी अंडर राइटिंग में ले सकता है। अगर नॉन पेमेंट हुई तो उसके पास ये राइट है कि वो उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है। इन केस ऑफ डिफॉल्टर बाय द प्लेजर द बैंक हैज़ द राइटर टू, वो उसके खिलाफ सूट एक्शन कर सकता है और गुड्स को बेच सकता है, और उसकी लिमिटेशंस वगैरह भी कुछ है। हाइपोथेटिकेशन, ये क्या है? प्लेज का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वेयर द क्रेडिटर परमिट्स द डेटर टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स, खुद के पास रखने का पोजीशन है उसके पास, ऑन बिहाफ और इन ट्रस्ट फॉर हिम। हाइपोथेटिकेशन इज अ चार्ज मेड ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स स्टॉक, मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह में हाइपोथेटिकेशन आ जाता है। द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू थ्रू अ डीड ऑफ हाइपोथेटिकेशन। बैंक कैन नॉट टेक पोजीशन विदाउट द कंसेंट ऑफ बोरोअर। जब तक बोरोअर नहीं बोल देगा, बैंक के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको अपने अंडर राइटिंग में ले सके। असाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट और लायबिलिटी थर्ड पार्टी से डिस्चार्ज करने के लिए करता है। द ट्रांसफ़र और बोरोअर इज कॉल्ड द असाइनर। जो ट्रांसफ़र करता है या बोरो करता है उसको असाइनर बोला गया है। जो ट्रांसफरी होता है, जो बैंकर होता है, उसको ट्रांसफरी बोला गया है। मॉर्टगेज क्या होता है? एक सेकेंड इसका देख लूँ ये कितना और है, चलो थोड़ा सा ही बचा है, देख लो मॉर्टगेज क्या है। मॉर्टगेज क्या होता है? व्हेन अ कस्टमर सिक्योर्स एन एडवांस ऑन सिक्योरिटी ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो सेक्शन 58 में बोल रखा है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में ये बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट इज़ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती। देखो, इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी थी, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। 6 टाइप के मॉर्टगेजर दे रखे। एक तो सिंपल मॉर्टगेज जिसके अंदर कंडीशनल सेल्स वगैरह होती है। अनसफ्रक्चरी mortgage, unlike the simple mortgage which is non-possessory. In case of unstructured mortgage, the mortgagor delivers possession of the mortgage property. The mortgagee is also entitled to receive rent and profit accruing from the property and appropriate the same in lieu of interest when the debt is so discharged or repaid. जब तक डिस्चार्ज वगैरह नहीं कर सकती तब तक आप वो मॉर्टगेज का मीन्स वो जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश मॉर्टगेज क्या बोल रखा है? इन केस ऑफ इंग्लिश मॉर्टगेज देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है और वो ऑनरशिप किसी और को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, डीड के हिसाब से, डीड में जो लिखा होता है उसके हिसाब से। एनोमेलस मॉर्टगेज, अ मॉर्टगेज विच इज़ नॉट सिंपल मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल्स, जहाँ पे कंडीशन अटैच होती है, वो एनोमेलस मॉर्टगेज बोली गई है। लीगल मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या है? लीगल मॉर्टगेज कैन बी इन्फोर्स ओनली इफ़ द मॉर्टगेज मनी इज़ ₹100 और मोर। जब 100 से ज़्यादा होती है तो वो लीगल मॉर्टगेज हो रखा है, क्योंकि उसमें स्टैम्प वगैरह यूज़ होते हैं। और इक्विटेबल मॉर्टगेज, इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज ओनली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आर ट्रांसफ़र। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन फेवर ऑफ मॉर्टगेजी एंड नॉट द लीगल टाइटल। जिसके हाथ में वो प्रॉपर्टी होगी, मॉर्टगेजी मीन्स जिसको राइट मिल रखा होगा, ठीक है, उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता, कोई स्टैम्प वगैरह ज़रूरी नहीं होता। लीगल मॉर्टगेज में ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका लीगल मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग। ये सब तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी एक थोरोली रिवीजन कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो कल मॉर्निंग टिल 10-12 तक तो मिल जाएगा। उसको अच्छे से आप रिवाइज़ करके जाना एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और क्विक रिवीजन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो पहले आपने प्रीवियस पॉइंट्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करने में बहुत हेल्प करेगी। तो अब
जो एग्ज़ाम चला गया उसके बारे में सोचने से अच्छा जो एग्ज़ाम है उसके बारे में रिवीजन करो, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थम्स अप, एक लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।